ऋषभ भैया, पहला क्वेश्चन कि एजेंडास क्या हैं इस बार के, क्योंकि पिछले 12 साल से ऐसा बोला जाता है कि सेम एजेंडास हर साल रिपीट हो रहे हैं। इस साल ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इस बार के चुनाव को अलग बना रही हैं, और बेसिकली इस बार एबीवीपी किन एजेंडास और किन मुद्दों के साथ चुनावों में आ रही है? देखिए, हर समय की अलग मांग होती है। हमारे जो सीनियर्स रहे हैं उनके एजेंडा अलग थे, उनकी परेशानी अलग थी। हमारी जो जो हमारी एज सेगमेंट है उसकी अलग ज़रूरतें हैं, अलग परेशानियां हैं। तो हर पिछले 10 साल से कहना ठीक नहीं होगा कि सेम परेशानियां हैं। परेशानियां उनका हल होता है जब तक आप एक बिल्डिंग को मेंटेनेंस नहीं दोगे, जब तक वो कैसे चलेगी। एक छात्र जीवन में ज़्यादा परेशानी नहीं होती, कॉमन से मुद्दे होते हैं, उनको धीरे धीरे करके ख़त्म करा जाता है, इतने वो दोबारा अपन अपने शुरू हो जाते हैं। ठीक है भैया, जैसे इंडिया में जितने भी इलेक्शंस होते हैं ना, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हो, लेजिस्लेटिव असेंबली हो, उसमें कास्ट और रिलीजन का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और जब मैं यूनिवर्सिटी में नहीं आया था तो मुझे भी ऐसे लगता था कि यूनिवर्सिटी में तो ये चीज़ें कहाँ होंगी। फिर जब मैंने डीपली स्टडी किया ना, तब मुझे पता चला था कि रीजनलिज्म का और कास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और यहाँ तक कि पार्टियाँ भी, हर एक पार्टी भी जो अपने कैंडिडेट्स देती है ना कि एक जाट कम्युनिटी से होना चाहिए, एक गुजर कम्युनिटी से होना चाहिए, ये चीज़ें चलती आ रही हैं भैया। ये चीज़ें सही हैं या इसका सल्यूशन क्या है? सोल्यूशन और सही, देखो, कह सकते हैं कि वो लोग यहाँ पे जाट कम्युनिटी हो गई, जाट कम्युनिटी से मैं खुद आता हूँ, गुजर कम्युनिटी हो गई, ऐसा ही नहीं है यही केवल लड़ते हैं। हमारे अदर्स भी, राजपूत भी लड़ते हैं, ठाकुर भी लड़ते हैं, पंडित भी लड़ते हैं, सब लड़ते हैं। और जो एबीवीपी है, एबीवीपी का मानना ही ये है कि सब जातियों से अलग, मतलब जातिवाद को कम से कम, एबीवीपी एक ऐसा संगठन है जो प्रायोरिटी देता है। और भैया एक चीज़, जो जब स्टूडेंट्स में जाकर के बात करते हैं ना, तो स्टूडेंट्स जो चीज़ बोलते हैं कि ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैं वोट देने नहीं आऊँगा, ये सब तो गुंडे हैं, मार पिटाई करते हैं। ये जो परसेप्शन बन गया है डूसू इलेक्शंस का, क्योंकि अब मैं एक चीज़ सुन के बड़ा हैरान हुआ था कि आज तक का हाईएस्ट वोटिंग टर्नआउट 2018 में गया था 46%। हम 50% भी टच नहीं कर पाए हैं। इस पे क्या परेशानी है कि हमें छात्रों को जागरूक करना पड़ेगा। जो एक कहा जाता है कि ये डूसू इलेक्शन है, ये कैंपेनिंग करेंगे, कैंपेनिंग ज़ोर शोर से होगी, तो इसको हमें पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जिस पिछले कुछ समय में जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेनिंग्स को मूव कर दिया गया है, एक ये कि एग्रेशन तरीके से होती है या और कुछ होती है, उसके लिए एक जागरूकता लानी पड़ेगी कि चुनाव क्यों ज़रूरी हैं। और चुनाव, एक हमारा देश डेमोक्रेसी कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है एक, उसमें ये सारी चीज़, अब जब तक हम स्टूडेंट्स को जागरूक नहीं करेंगे इस चीज़ को लेके, वोटिंग को लेके, तो जो हमारे जो वैसे इलेक्शन होते हैं उनमें भी डाउन जाएगा इसका ग्राफ। जी और भैया एक चीज़, पिछले कुछ हफ्तों में हमने एक ऐसा इंसिडेंट देखा था जिस पर एनएसयूआई पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे थे। ये बात है 13 जुलाई रात के 3 बजे, जो डूसू ऑफिस में हुआ। प्रेसिडेंट के ऑफिस में हमला हुआ, स्वामी विवेकानंद जी की पेंटिंग को नीचे गिराया गया, राम टेम्पल का रेप्लिका था उसे तोड़ा गया। इस पर आपकी साइड एबीवीपी इस पर क्या सोचती है? देखिए, परिषद में बहुत तरीके के विचार हैं और परिषद का यही सोचना है कि देखिए, राम मंदिर, स्वामी विवेकानंद जी हमारे आदर्श हैं, उनकी प्रतिमा के साथ किसी भी तरीके की छेड़खानी, ये हम सहन बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, जो हादसा हुआ, हादसा नहीं कह सकते, हादसे वो होते हैं जो गलती से हो जाएं, ये चीज़ें तो तय हैं कि हम सीटें नहीं निकाल पा रहे हैं, स्टूडेंट्स के बीच में एक मजबूती नहीं दिखा पा रहे हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकलेगी। आपका कोई विज़न नहीं, आपके कोई मुद्दे नहीं, आपके कोई पिछले कार्य नहीं जिनके आधार पे आप वोट मांग लो। और भैया एक जो और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी पिछले कुछ दिनों में, उस पे मैं आऊँगा, उससे मुझे साफ तौर पे अपना प्रश्न रखना है। उससे पहले मेरा एक सवाल ये है कि आखिर छात्र एबीवीपी को ही क्यों चूज़ करें? क्या एबीवीपी क्यों बेहतर ऑप्शन माना जाता है? देखिए, इसमें क्या है, एबीवीपी
एक संगठन बहुत पुराना संगठन है, भाजपा से भी पुराना संगठन एबीवीपी है। आपको आपके जो दर्शक हैं उनको भी मैं बता देना चाहूँगा कि भाजपा बाद में बनी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी उससे पहले बन गई। तो हमारा विज़न खाली चुनाव लड़ने का नहीं है, हमारा विज़न सामाजिक काम भी करते हैं, हम छात्र हित के लिए भी कार्य करते हैं। चुनाव हमारे एक कार्यक्रम है, एक पार्ट है एबीवीपी का चुनाव लड़ना। नहीं तो बीच में एक समय था जब एबीवीपी 3 साल चुनाव नहीं लड़ी, छात्र संघ का ही बहिष्कार कर दिया था। ये सारा आपको गूगल पे सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ, ये सब कुछ आपको गूगल पे मिलेगा। आप कोरोना टाइम को ही देख लीजिए, उठा लीजिए। मैं और मेरे जो साथी कार्यकर्ता थे वो पीपी किट पहन के ज़मीनी स्तर पर उतर के काम कर रहे थे। मेरे को 3 बार कोरोना हुआ है। जी भैया, जैसे आप 2018 और 19 में श्यामलाल में सीसी भी रहे हैं और संघ के विचारों से काफ़ी समय से आप जुड़े रहे हैं एबीवीपी से, तो आपके एज ए स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएशन में आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे जिन्होंने आपको शेप किया, और आप पॉलिटिक्स में आना आपने क्यों चूज़ किया? पॉलिटिक्स में आना कोई तय नहीं होता, कोई चूज़ नहीं करता। ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर लगता है कि हाँ हम चले जाते हैं, और कुछ विज़न ऐसे एकदम क्रिएट हो जाते हैं कि नहीं अब तो कुछ करना पड़ेगा। मैं एक प्रवासी छात्र के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय में आया था। वहाँ आके कई परेशानियाँ ऐसी थी। एक तो संगठन पहले दिन हमारा गेट पे स्वागत करता है, तो उससे एक अपनापन सा आ जाता है। एक कोई इंसान होता है नए कॉलेज में, कुछ कहने को, सुनने को, कोई मदद मांगने को, तो पहले दिन स्वागत करता है गेट पे, तो वहाँ में नए दोस्त मिल जाते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं। मैं एडमिशन के जस्ट बाद हमारा जब एडमिशन हुआ, ओरिएंटेशन डे हुआ मेरा, उसके बाद जस्ट बाद एबीवीपी में सक्रिय रूप से जुड़ गया मैं। पता नहीं चला कब मैं बैठकों में इतना इन्वॉल्व हो गया, इतना लगाव हो गया चीज़ों से, और धीरे धीरे हमारे सीनियर्स ने हमें बताया, समझाया परिषद के बारे में, हमारे परिषद के सीनियर्स ने। तो फिर हमें जब वर्किंग पूरी पता चली तो हम थोड़ा सही गलत में इतने समझदार हो गए, फैसला करने लग गए। जी और भैया, इलेक्शन से भी कुछ ही हफ्ते पहले जो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिस पर ये भी क्वेश्चन रेज होता है कि ऐसा इलेक्शन से पहले ही क्यों हुआ, वो है फेक मार्कशीट वाली, जिस पे अभी डूसू के जो प्रेसिडेंट हैं उन पे एलिगेशंस लगे कि उनकी जो मार्कशीट है वो तो फेक है, वाइस प्रेसिडेंट ने ही लगाए थे, और इस पर काफ़ी दोनों पार्टियों की तरफ से अलग अलग प्रक्रियाएं आई। इस पर एबीवीपी का क्या स्टैंड है? क्योंकि ऐसा बोल रहे हैं कि आखिर एबीवीपी ऐसे लोगों को टिकट क्यों दे रही है जिनकी फ़ेक मार्कशीट है, या वो मार्कशीट सही में फ़ेक है भी? कि इसका फ़ैसला तो कोई भी वो नहीं कर सकता कि उसकी, मेरे भाई की, तुषार डेडा बिल्कुल भाई है मेरा, एक मेहनती कार्यकर्ता है, 8 सालों से ज़मीनी स्तर पे उतर के काम कर रहा था। जब जाके परिषद ने अपनी सहमति जताई उस पर, उसके अंदर एक भाव देखा, कार्यकर्ता का स्वरूप, एक भाव देखा, सेवा भाव देखा, उसके बाद उसको एक कैंडिडेट के तौर पे लाया गया। दूसरी चीज़ रही मार्कशीट की बात, तो आप अपने काम के आधार पे वोट नहीं मांगोगे तो आप बदनाम करके तो वोट मांगोगे। अगर आपका कोई ग्राउंड होगा, आप अपने साथ पूरे साल के 2 काम गिनवा दो। मैं छात्रों से कहता हूँ, अगर आपने पूरे साल किसी भी संगठन ने ऐसे 2 काम करोगे छात्र हित के, तो मैं आपको मान जाऊँगा। मैं आपके लिए मेरे ख्याल वोट अपील भी कर सकता हूँ, अगर आप 2 छात्र हितों के काम गिनवा दो तो। जी भैया, और लिंडो कमेटी जो आई थी 2005 में, उसकी काफ़ी गाइडलाइंस आई थी कि आप इलेक्शन में 5,000 से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते, कॉलेज में आउटसाइडर्स को नहीं ला सकते, और कॉलेज के 5 लोग होने चाहिए, है ना, और पोस्टर्स वगैरह इधर उधर नहीं लगा सकते। तो लेकिन डूसू में पिछले 12-11 सालों से क्या हो रहा है कि पोस्टर्स में लोग अपना नेम चेंज कर लेते हैं, या तो डबल वाई लगा देते हैं या डबल आई, ऐसे कहीं ना कहीं करके नाम चेंज ऐसे करके लगा देते हैं, जिससे कि अगर कोई पकड़ा जाए तो बोले ये देखो ये तो हमारा नाम है ही नहीं, और लिंडो कमेटी का कुछ असर हो ही नहीं रहा। इसका क्या सलूशन हो सकता है? देखिए, हम तो सारे इनका पालन करते हैं,
जी हमारी यूनिट्स हैं हर कॉलेज में। हम जब कॉलेज में घुसते हैं तो हमें भीड़ की ज़रूरत नहीं होती आउटसाइडर्स की। हमारी 40-40, 45-45 लोगों की यूनिट होती है, जो पूरे कॉलेज की यूनिट होती है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे करके बहुत बड़े दायित्व होते हैं। हमारे इतने आयाम चलते हैं जिनके बारे में आपके व्यूअर्स को बता दूं मैं। खेलो भारत, अपना आय आय शीदा चेंज वेंज, ऐसे करके बहुत सारे आयाम हैं अपने जो वहाँ चलते हैं। तो उन आयामों के अंदर भी दायित्व हैं। जी तो उन दायित्वों के आधार पे हमारे जितने कार्यकर्ता होते हैं, या जो हमारे विचारों से न्यूट्रल स्टूडेंट्स भी होते हैं गेट्स पे, हमारे अपने पर्सनल लोग भी होते हैं, बाकी सब कार्यकर्ता, कोई भी प्रत्याशी जो विद्यार्थी परिषद से तैयारी कर रहा है, अपनी प्री कैंपेनिंग पे जा रहा है, उसके स्वागत के लिए बिना भेदभाव हमारा एक एक कार्यकर्ता स्वागत करने पहुंचता है। पिछली बार एक दिन के लिए मेरी कैंपेनिंग रोकी गई थी, तो उसी दिन मेरे 2 भाई थे, बाल किशन जी, आशीष सिंह जी, तो मेरे गृह कॉलेज आ गए, श्यामलाल। तो मैंने खुद उस टाइम प्रत्याशी के तौर पे, प्रत्याशी होते हुए उनके स्वागत के लिए मैं उस गेट पे पहुंचा। मैंने उनका भव्य स्वागत करवाया वहाँ पे, और उनको ले जाके पर्सनली कैंपेनिंग करवाई, एक एक बच्चे से मिलवाया। जी और भैया हमारे साथ पिछले एपिसोड में NSUI से रौनक खत्री आए थे, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि ABVP से कोई आए ना तो उनसे पूछना कि जब अपराजिता दीदी के ऑफिस के सामने CCTV नहीं है तो ये लोग कैसे गर्ल्स की सेफ्टी की बात कर सकते हैं। देखिए, गर्ल्स सेफ्टी के लिए हम ऐसे बहुत से मिशन साहसी होता है एक, जिसमें हम छात्राओं को सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, छात्राएं बहनों को। जी तो हम कोशिशें करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। इसमें अपराजिता की गलती थोड़ी है कि उनके ऑफिस के आगे कैमरा नहीं है। केवल ऐसा ही तो नहीं है कि वो रास्ता खाली अपराजिता के ऑफिस ही जाता है, और भी ऑफिसों पे तो जाता है। वो एक NSUI के कार्यकर्ता के तौर पे आप क्या आगे बैठे तो उनसे पूछते, भूल चूक के दिल्ली विश्वविद्यालय से भूल चूक में एक सीट दे दी तुम्हें, तो तुम उस पर भी ये करने लग रहे हो। और भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना अंदर ही अंदर काफ़ी दिक्कतें हैं, काफ़ी करप्शन चलता है। जैसे कि फेक एडमिशन्स होते हैं कि आप 30,000 रुपये दो, हम आपकी सीट पक्की करा देंगे। स्कैम भी होते हैं फिर। और एक जो दिक्कत होती है फेस्ट को लेकर के, कि एक कॉलेज के पास फेस्ट के लिए जितना पैसा आता है उसमें से जो ट्रेजरर होता है या हायरार्की में अपना अपना कमीशन ले लेते हैं लोग, और उतना पैसा नहीं लगता जितना ऊपर से आता है। और पैसों की हेर फेर बहुत चलती है यूनिवर्सिटी में, इसका क्या सलूशन हो सकता है भैया। आउटसाइडर लोग हैं जो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, वो छात्रों के साथ खिलवाड़ ही करते हैं। जी जैसे इसमें ना तो दिल्ली विश्वविद्यालय की गलती है, ना छात्रों की गलती है। ये तो एक पागल बनाने का सिस्टम चल रहा है। किसी छात्र से कुछ ले लिया, कोई झूठे काम के नाम पे कुछ ले लिया, तो ऐसे जो दलाल हैं वो तो बहुत घूम रहे हैं, उनके लिए हम क्या बोल सकते हैं। बिल्कुल। और अक्सर भाई हमने देखा है कि पिछले काफ़ी सालों से ABVP इस चीज़ के लिए काफ़ी फेमस है कि ये लोग अचीवमेंट्स के आधार पे इलेक्शंस लड़ते हैं। मतलब मैनिफेस्टो वादे तो हैं, ठीक है, लेकिन ये लोग अचीवमेंट्स गिनाने में काफ़ी कामयाब रहते हैं हर साल से इलेक्शन जीतने के लिए। तो भैया अब फिर सवाल यही आता है कि कौन से अचीवमेंट्स, मतलब ABVP ने ऐसा पहले कई सालों से ऐसी क्या क्या चीज़ें करी जो उन्होंने वादे किए थे कि दोबारा से लोगों को भरोसा हो पाए कि ABVP इस बार भी कर सकती है। देखिए, पिछले 3 साल तो चुनाव हुए नहीं कोविड की वजह से। तो मैं आपको पिछले 1 साल के अचीवमेंट बता सकता हूँ अच्छे से। और कोविड टाइम पे भी हमने बहुत से ऐसे काम है जो करे, बहुत छात्रों की सहायता करी, उन्हें घर पहुँचाया, उन तक दवाइयाँ पहुँचाई। ऐसे बहुत से काम हैं जो परिषद लगातार करता रहता है। साथ ही साथ मैं आपको पिछले 1 साल के काम बता दूं, उसमें परसों ही हमारे भाई तुषार डेड़ा जी, डूसू प्रेसिडेंट तुषार डेड़ा जी और हमारी ABVP लेड डूसू पूरे ने 75 लाख रुपए जो कोरोना फंड रुका हुआ था, कोरोना काल का फंड रुका हुआ था, वो दिल्ली विश्वविद्यालय कुलपति जी को जाके सौंपा और उन्हें कहा कि स्पेशल यूनिवर्सिटी बस चलनी चाहिए। इस हमारे फ़ंड को उस काम के लिए आप इस्तेमाल करो। जी।
1000 छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाना की शुरुआत करो। पिंक वॉशरूम्स हमारे छात्रा मार्ग पे जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर आप सबने सुना होगा, देखा होगा, उसकी शिलान्यास रखा जा चुका है, उनका कार्य शुरू हो चुका है। ठीक है, और आपने वामिका नाम से सिक्योरिटी वैन देखी होगी दिल्ली पुलिस की, जो कैंपस में एक्टिव है, वो भी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा, हमारे डूसू द्वारा कराई गई है। और ऐसी बहुत सी अचीवमेंट है जिन्हें मैं गिनवाऊंगा तो शायद काफ़ी लंबा समय हो जाएगा। और भैया एक इशू है, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसे इतनी लाइमलाइट नहीं मिली जितना मिलनी चाहिए थी, क्योंकि 17 सितंबर 2023 को ना वेंकटेश्वर कॉलेज में एक 3rd ईयर की दीदी थी, केरला से आती हैं वो, और वो वैष्णव संप्रदाय से आती हैं। और एबीवीपी हमेशा अपने कल्चर के प्रोटेक्शन के लिए जानी जाती है, मतलब इंडियननेस पे काफ़ी गर्व करती हैं। पता है ये ईटीवी भारत की रिपोर्ट आई थी 17 वही डेट जो मैंने आपको बताई, उसमें उस लड़की के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है अपने कल्चर को लेके, उसकी संस्कृत की प्रोफाइल। मैं आपको अगला 1 मिनट आपको बताऊंगा कि वो पूरा इंसिडेंट क्या हुआ था। कि वो ना वैष्णव संप्रदाय से आते हैं, उसके कुछ अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। वो संस्कृत की टीचर आकर के उससे बोलती है कि ये सुपरस्टिशन होती है, इनमें मत माना करो। और उसने ना दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी को लेटर भी लिखा था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी। और मैं इस पर आपका जवाब लेना चाहूँगा कि उस समय एबीवीपी कहाँ थी, और ये वाला जो इशू था ये एड्रेस क्यों नहीं हो पाया। और अपने क्वेश्चन को मैं ख़त्म करूँगा, उसकी लेटर में जो लाइनें थीं, उस लड़की ने ये लिखा था, हालांकि पहचान की वजह से मैं उसका नाम आप सभी को नहीं बता पाऊँगा। उसके लेटर में उसने ये लिखा था कि मैं भगवान जगन्नाथ की अनन्य भक्त तथा वैष्णव संप्रदाय से जुड़ी हूँ, जहाँ विधिवत पूजा व आराधना होती है। वहाँ चंदन का टीका लगाना, कंठी धारण करना, माला पहनना ही सब उसी परंपरा का अभिन्न अंग है। लेकिन अब कक्षा में आते ही हमारी संस्कृत की शिक्षिका द्वारा इस पर अभद्र टिप्पणी की गई। उन्होंने कहा कि इन सब ढोंगी परंपराओं को मत मानो, ये तिलक, चंदन, कंठी आदि धारण करने में फिजूल का समय क्यों बर्बाद करती हो। इन परंपरागत विधि से सजने संवरने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप ये देखिए। 2017 का नहीं, ये जो रिपोर्ट थी टीवी भारत की 17 सितंबर 2023 की है। 17 सितंबर 2023 की है जी। देखिए, इस विषय के ऊपर आतिशी जी को लिखा गया लेटर, ठीक है, तो हमारे पास तो ये विषय आया नहीं। ये रिपोर्ट आई, लेट आई, इसके बारे में तफ्तीश आपको भी नहीं है, मेरे को भी नहीं है कि ये विषय क्या था। दूसरी बात, किसी भी हर विचार का व्यक्ति होता है, पता नहीं उनका क्या विचार रहा हो, जो संस्कृत के टीचर हैं उनका क्या सोच समझ रही हो, या ये क्या विषय है, क्या विवाद है, इससे मैं भली भांति परिचित नहीं हूँ। बाकी मेरा मानना ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को, अपने संप्रदाय के प्रति कुछ भी कर रहा है, अपनी पूजा, अपनी आस्था, धारणा जहाँ भी मानता है, उसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। वो अपनी करे, अपनी आस्था पूजा, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है। और भैया मेरा एक आपसे ये क्वेश्चन भी था कि एक तो हम अपने पार्टी के लिए तो लॉयल होते ही हैं, है ना, और सामने ऑपोजिशन से कंपटीशन रहता ही है, पर क्या ऐसा भी होता है कि एक ही पार्टी के अंदर अगर कोई हमारे साथ ही दूसरा कैंडिडेट उस पार्टी के लिए मेहनत कर रहा है, और ये सारी पार्टियों के लिए प्रश्न है, तो क्या अपनी पार्टी के आदमी से भी कंपटीशन रहता है कि इसे टिकट ना मिल जाए, मुझे ना मिल जाए दूसरों के समय, क्या ऐसा होता होगा? देखिए, जो अच्छा कार्यकर्ता होता है, जिसमें कार्यकर्ता भाव होता है, जो अपने से पहले अपने साथी कार्यकर्ताओं का सोचता है, उस जो एक कार्यकर्ता की सारी शर्तें पूरी कर सकता है, चुनाव लड़ने के योग्य होता है, संगठन उसके प्रति सारी चीज़ें तय करता है, और आखिरी निर्देश भी संगठन का होता है। पिछली बार मेरे को रोका गया, मैं रुक गया, मैं अगले दिन से अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने साथियों के लिए ऑन ग्राउंड था। हमें पहचान परिषद ने दी, एक कार्यकर्ता के रूप में हमें पहचान विश्वविद्यालय में परिषद ने दी, एबीवीपी ने दी, तो जो उसका आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। जी। और भैया एक आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी पूछना था
कि जब से आप पिछले 2-2.5 महीने से जब इलेक्शन काफ़ी करीब आ चुका था, तो तब से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आप बच्चों के बीच में गए, क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपको स्टूडेंट्स के पता लगे, और ऐसी क्या क्या बातें बच्चों ने आकर को बताई जो आपको काफ़ी फील हुई, जो आप फील कर पाए, और आपका क्या एक्सपीरियंस था इस पूरे इलेक्शन सीज़न का? देखिए, मैं एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आने वाला छात्र हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं जहाँ भी जाता हूँ, मेरे को अगर कोई स्पोर्ट्स वाला स्टूडेंट दिखता है ना, तो सबसे पहले प्री कैंपेनिंग में मैं उससे बात करता हूँ। मैंने क्या समस्याएं हैं और क्या चीज़ों में कमी है, आप मेरे को बताओ, क्योंकि सभी छात्र एक समान हैं, पर स्पोर्ट्स हमें नहीं पता कल को कौन ओलंपिक में मेडल लिया है, और जहाँ मेरे देश की बात आएगी, उसके गौरव बढ़ने की बात आएगी, तो मैं उसे फर्स्ट प्रायोरिटी मानूंगा। तो मैं इसलिए सबसे ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट होता हूँ, उनकी समस्याएं जानना चाहता हूँ, उनके लिए काम करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा उन छात्रों के बीच में जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ। कभी कभार मौका मिलता है तो खेल भी लेता हूँ 1-2 मिनट, जैसा कैंपेनिंग को एकदम से रोक के खेल भी लेते हैं 1-2 मिनट उनके साथ। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। भैया, जैसे कि अभी मैनिफेस्टो रिलीज़ नहीं हुआ है, किसी भी पार्टी का नहीं हुआ है, और मुझे नहीं पता है कि इस पर बात करना कितना सही होगा, गलत होगा। आपको क्या लगता है कि इस बार मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या सबसे बड़े मुद्दे हैं? देखिए, मैनिफेस्टो में जो भी चीज़ें रहेंगी वो सबकी सहमति के अनुसार रहती हैं, आज की समस्याओं को देख के रहती हैं। समस्याएं बहुत है, पर मुख्य समस्याएं जो हैं, जिनके ऊपर हमें सबसे जल्दी काम करने का है, वो चीज़ हम करेंगे। 1 कोर्स 1 फीस को लेके हमारा पहला कदम रहेगा। मतलब पूरी यूनिवर्सिटी में अगर कोई आदमी पॉल साइंस कर रहा है, किसी भी कॉलेज में कर रहा हो, सेम फीस? जी, ओके भैया। और भैया, अक्सर क्या ऐसा होता है, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें पता होंगी इस बारे में, ऐसा जैसे मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ तो बोलते हैं, अरे ये तो जिसके पास पैसा होगा ना, वो जाके टिकट खरीद लेगा, ऐसे कर। क्या मतलब क्या ये चीज़ें सही में होती हैं कि? ये हमारे संगठन में तो होती नहीं है। एबीवीपी में नहीं होती। हमारे संगठन में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको मैंने पहले भी बताया, जो एक अच्छा कार्यकर्ता होगा, जो अपने साथी कार्यकर्ताओं की चिंता करता होगा, और जो ये मानता होगा कि ये सभी कार्यकर्ता मेहनती कार्यकर्ता हैं, सब साथ लगते हैं। एक जो दूसरा चुनाव होता है, उसमें एक एक कार्यकर्ता परिषद का एक यज्ञ में जैसे आहुतियाँ देनी होती हैं, ऐसे एक एक कार्यकर्ता मेहनत करता है, जब जाके परिषद चुनाव को जीतता है जी। और ये हमारे कार्यकर्ता हो के ही कारण हम जीतते हैं। इतने बहुत मार्जिन से भी जीतते हैं हम। हमारे भाई सचिन बैसला जी हैं, दूसरे जॉइंट सेक्रेटरी हैं अभी, वो जितने वोट सामने वाले नहीं पाए, इतने वोटों से वो जीत गए। तो ये हमारे सब कार्यकर्ताओं की मेहनत है, और उसी के आधार पे पैसे वाली बात रही, तो पैसे वाले बहुत से ऐसे कार्यकर्ता जो आए परिषद में, चले गए, जिन्हें खाली चुनाव लड़ना था, वो इसीलिए परिषद में आए थे। तो उन्हें परिषद बहुत ज़्यादा अब जांच के परख के तय करता है कि ये हमारा कार्यकर्ता काबिल है। ये साल भर कैंपसेस में रहता है और सभी कार्यकर्ताओं से पूछता है कि आपको कौन ठीक लगता है, कौन बेहतर लगता है। उसके बाद वो 4 कार्यकर्ता तय करता है जो चुनाव लड़ेंगे। और भैया, इलेक्शन से ना कुछ टाइम पहले जैसे कुछ कॉलेजेस ने ना ये बोल दिया था कि हम डूसू इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, मतलब हमारे स्टूडेंट डूसू के लिए वोट डालेंगे ही नहीं, है ना। और उनमें एक चीज़ कॉमन थी कि वो सभी सिख माइनॉरिटी कॉलेजेस थे, और ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि डूसू चुनाव और कॉलेजेस को नहीं पसंद की कैंपेनिंग हो रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि इनोसेंस क्रिएट हो रहा है कैंपेनिंग से, या कुछ हो रहा है हमारे कॉलेज में। तो उसके ऊपर मेरा मानना ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजों को डूसू के अंडर करने का।
कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज डूसू में आए और जो वहाँ के छात्र हैं, जो छात्र राजनीति में एक्टिव होना चाहते हैं या फिर छात्र राजनीति का हिस्सा बनना चाहते हैं, स्टूडेंट एक्टिविज़म करना चाहते हैं, उसके ऊपर काम हो। छात्र संघ पाठशाला है। अभी दिल्ली गवर्नमेंट की मांग चल रही है, सुना था कि डीयू के 12-13 कॉलेजेस उनके अंदर आ जाए। देखिए, जो कॉलेज दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आ जाते हैं उनका काफ़ी चीज़ें स्ट्रक्चर वगैरह मांग चली थी। काफ़ी कॉलेज थे ऐसे जिनको हम उसके लिए प्रोटेस्ट पे भी बैठे थे जी। 7 दिन प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे हम केजरीवाल जी के घर के आगे भूख हड़ताल पे। आपको फ़ोटोज़ भी मिल जाएंगी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से। फोटोज हैं। तो उस टाइम जब वर्तमान में अक्षित दहिया जी अध्यक्ष होते थे दिल्ली विश्वविद्यालय के, जी। हाँ, तो हम सभी शिवांगी खरवाल जी, प्रदीप तंवर जी, अक्षित दहिया जी, हम और मेरे साथी कार्यकर्ता सब भूख हड़ताल पे बैठे थे इस चीज़ को लेकर। और थैंक यू सो मच भैया, आप अपना टाइम निकाल करके इतने बिजी शेड्यूल से हमारे साथ आकर के इंटरव्यू में रहे। पूरे समय आपने पूरा कोऑर्डिनेशन किया और काफ़ी मुश्किल से आप तक फ़ोन लग पाया था। उसके बाद भी आपने बोला था कि मुझसे सैटरडे रात को एक बार बात कर लेना संडे के इंटरव्यू के लिए, और आपकी टीम पूरा साथ में है इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच भैया, और आपको ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी छात्रों से कि आने वाली 27 तारीख को मेरे सभी जो 4 कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे उनको भारी बहुमत से विजयी बनाएं। परिषद पूरे साल 365 दिन धरातल पर उतर के काम करता है और छात्र हितों के लिए कार्य करता है। वो आपके लिए कार्य करता है, समाज के लिए कार्य करता है। जब चुनावी मैदान पे आता है, जब आपसे वोट मांगता है, और वोट मांगने का भी एक आधार होता है, आपको एक मजबूत वजह दी जाती है, अपने काम बताए जाते हैं, अपने विचार बताए जाते हैं। हम आपसे जब वोट अपील करते हैं, और दूसरी, आप भारी संख्या में आए, आप वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं, क्योंकि हमें भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, और जब तक यहाँ पे पोलिंग ज़्यादा नहीं होगी, जब तक सही गलत की जागरूक चीज़ें नहीं होंगी, आपसे अपील है 27 तारीख को भारी संख्या में आए और मतदान करें और परिषद के हक में करें। धन्यवाद। नमस्ते।